हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू न्यू इंडियन एरा। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो वी आर बैक विद द अनदर सेशन। सो आज के सेशन में बच्चों हमारा एग्जैक्टली क्या टॉपिक रहेगा? तो आज के सेशन में बच्चों आज हम लोग कवर करेंगे व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड एग्जैक्टली है क्या, उसके एग्जैक्टली टाइप्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, एंड ये जेनेटिक कोड जो है ये हमें एग्जैक्टली यूजफुल कैसे होगा प्रोटीन सिंथेसिस में। ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम इन डिटेल आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली दैट, शायद आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ट्रांसक्रिप्शन ये वर्ड के बारे में आपने सुना होगा, करेक्ट? तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या? आई गेस ट्रांसक्रिप्शन ये जो आपने देखा होगा 10th में, वो एक हल्का सा ट्रेलर था, इतना डिटेल में आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं था, करेक्ट? तो आज के सेशन में ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली है क्या, तो वो डिटेल में हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। एंड जो बच्चे आज का सेशन देख रहे हैं ये वाला ध्यान से देखना है ये सेशन, बिकॉज जेनेटिक कोड एंड ट्रांसक्रिप्शन, अगर आप में से ये साल बच्चे अगर 12th बोर्ड एग्जाम अगर अपीयर होने वाले हैं तो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर 12th बोर्ड एक कॉन्सेप्ट, बट अगेन आप में से कोई अगर सीईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या नीट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? तो क्या है एग्जैक्टली, लेट्स स्टार्टेड। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ। सुना सुना सा लग रहा है कुछ साल पहले आपने सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ ये वर्ड के बारे में आप सबने सुना होगा, करेक्ट? सो व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय द सेंट्रल डॉगमा बच्चों? याद है तो थोड़ा रिकॉल करने का ट्राई करो। सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ बच्चों? सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ का बेसिक मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे सेल प्रेजेंट हैं। सेल के अंदर हमारा मास्टरमाइंड एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सेल के अंदर जो मास्टरमाइंड सेल प्रेजेंट है उसे आप क्या बोलोगे बच्चों? उसे आप बोलोगे डीएनए। याद है आप लोगों को? हम लोगों ने डीएनए के बारे में बच्चों डिस्कस किया था, करेक्ट? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लो मैंने यहाँ पे सेल ड्रॉ कर दिया, करेक्ट? सेल के अंदर आप लोगों को याद है तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, करेक्ट बच्चा लोग? न्यूक्लियस के अंदर अगर आपको सबको पता होगा तो यहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर इफ यू ऑल कैन सी हमारा डीएनए प्रेजेंट है। ये हमारा डीएनए मास्टर मॉलिक्यूल है, मतलब डीएनए के पास सब इंफॉर्मेशन है। कौन सा प्रोटीन बॉडी के अंदर बनना चाहिए, कौन सा हार्मोन बॉडी के अंदर बनना चाहिए, कौन सा एंजाइम बॉडी के अंदर बनना चाहिए, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारे इस छोटे से मॉलिक्यूल डीएनए के पास प्रेजेंट है, करेक्ट? बट अगर प्रोटीन एग्जैक्टली कहाँ फॉर्म होगा, इसका जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास भले ही हो, यहाँ पे हमारा जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म में बच्चों यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पे और एक कंपोनेंट प्रेजेंट है एंड उस कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे बच्चों? राइबोसोम्स, करेक्ट? दीज आर द राइबोसोम जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हमें क्या करेंगे बच्चों? मदद करेंगे, ठीक है? मतलब डीएनए उसके पास प्रोटीन कैसे बनाना है वो इंफॉर्मेशन है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का स्किल उसके पास है, बट उसको इंफॉर्मेशन की जरूरत है। प्रॉब्लम ऐसा है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एंड हमारा जो ये राइबोसोम है, राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, बराबर? डीएनए को राइबोसोम के पास जाना है, डीएनए न्यूक्लियस छोड़ के नहीं जा सकता, तो डीएनए क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, मैं मेरे असिस्टेंट को भेज देता हूँ, प्रोटीन का मैसेज लेके वो आपके पास आएगा, आप प्रोटीन का मैसेज देख के प्रोटीन को बनाने का स्टार्ट कर दो, ठीक है? सो नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर, ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए क्या करेगा बच्चों? उसके असिस्टेंट को भेजेगा। तो यहाँ पे डीएनए का असिस्टेंट कौन है बच्चों? डीएनए का असिस्टेंट अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो ये रहेगा यहाँ पे आरएनए। यहाँ पे क्या हुआ? डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज हुआ, डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज हुआ, तो डीएनए से अगर आरएनए सिंथेसाइज हुआ तो ये प्रोसेस का बच्चों कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम होगा, करेक्ट? सो अगर आप यहाँ पे देखोगे डीएनए से क्या बन गया बच्चों?
डीएनए से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीएनए से यहाँ पे कोई कुछ तो बन रहा है, ठीक है। डीएनए से यहाँ पे क्या बना बच्चों, डीएनए से यहाँ बन गया एमआरएनए, करेक्ट। तो डीएनए से यहाँ पे एमआरएनए बन गया, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा बच्चों, इस प्रोसेस का नाम रहेगा ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बन गया, कहां पे ये प्रोसेस हो रहा है, वेयर दिस प्रोसेस इज हैपनिंग, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ऑलराइट, तो डीएनए से एमआरएनए बन गया सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ये जो एमआरएनए है ये डीएनए का असिस्टेंट है। अब ये क्या करेगा, मैसेज को लेके किसके पास आएगा, ये जो हमारा असिस्टेंट है ये मैसेज को लेगा एंड मैसेज को लेके किसके पास जाएगा बच्चों, राइबोसोम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम के पास जब एमआरएनए जाएगा तो एमआरएनए राइबोसोम के पास जाएगा एंड जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को बनाने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो एमआरएनए से यहाँ पे क्या बनेगा फाइनली, एमआरएनए से यहाँ हमें फाइनली मिल जाएगा प्रोटीन, ठीक है। तो एमआरएनए से जो प्रोटीन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इस प्रोसेस को बच्चों वी कॉल इट एज ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, ट्रांसलेशन। सो डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये दो स्टेप में हमारा जो प्रोसेस है बच्चों कंप्लीट हो चुका है। तो ये जितना आसानी से मैंने आप लोगों को बताया है, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। तो ट्रांसक्रिप्शन का पिक्चर कैसे होगा, क्या होगा, कैसा इंफॉर्मेशन पास होगा, तो यहाँ पे हमारा रोल आता है जेनेटिक कोड का। तो डीएनए जेनेटिक कोड के फॉर्म में एमआरएनए को क्या करेगा, मैसेज को पास करेगा। तो कैसा वो मैसेज जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का और ट्रांसलेशन का, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। आप बैक्टीरिया ले लो, प्लांट ले लो या कोई भी एनिमल ले लो। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द लाइफ। आई होप अभी आप लोगों को सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द लाइफ इसका एग्जैक्टली मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द लाइफ, इट इज बेसिकली कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर। अभी आगे अगर आप यहाँ पे देखोगे, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो कोई ना कोई वो मैसेज लेके कॉपी होगा, करेक्ट। तो अगर आप लोगों को याद है, अगर आपने प्रीवियस सेशन अगर आपने नोटिस किया होगा बच्चों, हमारा जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड है, बराबर। डीएनए हमारा कैसा है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड है। तो हम एक काम करेंगे, डीएनए का एक स्ट्रैंड ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे वी विल ड्रॉ वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ठीक है। डीएनए का यहाँ पे मैंने स्ट्रैंड ड्रॉ कर दिया। डीएनए के स्ट्रैंड ड्रॉ करने के बाद यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि डीएनए में क्या होता है बच्चों, उसमें दो यहाँ पे स्ट्रैंड होते हैं। कौन से दो स्ट्रैंड होते हैं, लेट्स सी दैट ओवर हियर। एक रहेगा यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मतलब कैन आई से दैट हमारा जो डीएनए है ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है और एक राइट टू लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। डीएनए हमारा कैसा है बच्चों, एंटी पैरेलल है। तो डीएनए अगर हमारा एंटी पैरेलल है तो यहाँ पे देखिए इसके पास यहाँ पे मैसेज होगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यू ऑल आर वेल अवेयर कि हमारा जो डीएनए है ये कौन से फॉर्मेट में बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेट में बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो गया तो हमारा डीएनए का एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बन जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इफ यू सी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का जो भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सीक्वेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, तो क्या एग्जैक्टली सीक्वेंस रहेगा, सो लेट्स सी दैट ओवर हियर। सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे लेटर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ लेटर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ए, देन लेट्स से टी, देन जी, ठीक है। कोई भी लेटर आप ले सकते हो। आप लोगों को याद ही है कि नाइट्रोजन के 4 बेसिस भी हमारे पास अवेलेबल है, एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, करेक्ट। तो ये एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमिन, साइटोसाइन, इनमें से कोई भी लेटर आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो रैंडमली मैंने यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट किया है, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू फॉर्मेट में ही होना चाहिए करके, तो आपका जो मन लगे आप उसे ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन आई हैव टेकन हियर, ये मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिया।
तो मैंने बच्चों डीएनए का एक स्टैंड यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप देखोगे डीएनए का दूसरा स्टैंड, डीएनए का जो दूसरा स्टैंड रहेगा पहले वाले स्टैंड से कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों? वो उसके अपोजिट में रहेगा। अपोजिट मतलब आई होप आपको याद है बच्चों, अगर आपको याद है तो नाइट्रोजन बेस का पार्टनर आपको याद है, ए का पार्टनर टी रहेगा, सी का पार्टनर जी रहेगा, ये इनका पार्टनरशिप हमेशा फिक्स रहेगा। ए का पार्टनर टी, सी का पार्टनर जी, दिस वी हैड सीन बच्चों, करेक्ट। तो अभी इसी का अपोजिट सीक्वेंस क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। तो अभी इसका अपोजिट सीक्वेंस क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ए का अपोजिट कौन जाएगा बच्चों? टी, टी का अपोजिट कौन जाएगा? ए, जी का अपोजिट सी, ठीक है। तो ऐसे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपोजिट जो भी लेटर है यहाँ पे लिखते जाऊंगी। ऑल राइट, समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। तो ये अपोजिट मैंने क्या किया, यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। डीएनए के पास यहाँ पे दो स्टैंड है, तो ये जो भी यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे स्टैंड ड्रॉ किया है ये किसका स्टैंड है? डीएनए का स्टैंड है। एम आई राइट? तो डीएनए का अगर दो स्टैंड है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो डीएनए से अब क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। तो डीएनए से जब यहाँ पे एमआरएनए बनेगा बच्चों, तो एमआरएनए यहाँ पे कैसे एग्जैक्टली बनेगा? लेट्स सी दैट ओवर हियर। तो ये एमआरएनए का यहाँ पे स्टैंड बनेगा। नाउ द थिंग इज दैट डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड एमआरएनए कॉपी करेगा? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे डीएनए के पास दो स्ट्रैंड है। कौन से स्ट्रैंड है बच्चों डीएनए के पास? अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे तो हमारे डीएनए के पास दो स्ट्रैंड है, ठीक है। ऊपर वाला अगर आप यहाँ पे स्ट्रैंड देखोगे, द अपर वन, ये वाला स्ट्रैंड जो है बच्चों ये जा रहा है 5 to 3, एंड ये वाला स्ट्रैंड अगर आप देखोगे दिस इज गोइंग इन 3 to 5 डायरेक्शन। डीएनए का एक डायरेक्शन है यहाँ पे 3 to 5, दूसरा वाला है 5 to 3। ऑल राइट, तो डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड एमआरएनए कॉपी करेगा? ऑल राइट, नाउ लेट मी टेल यू, डीएनए का 3 to 5 वाला जो स्ट्रैंड है बच्चों ये क्या करेगा? हमारा एमआरएनए कॉपी करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर? डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड कॉपी करेगा? 3 to 5 वाला स्ट्रैंड ये कॉपी करेगा। तो 3 to 5 वाला स्ट्रैंड जो एमआरएनए यहाँ पे कॉपी करेगा इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? आई एम रिपीटिंग हियर माई सेल्फ वंस अगेन, मुझे सारे बच्चों का यहाँ पे थोड़ा अटेंशन चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा एंड बाद में आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों डीएनए का ये वाला अगर आप यहाँ पे स्ट्रैंड देखोगे, सी दिस वन, डीएनए का ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है, डीएनए का जो नीचे वाला स्ट्रैंड है बच्चों, डीएनए का नीचे वाला स्ट्रैंड इट विल बी कॉपीड बाय द एमआरएनए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ओवर हियर? तो अभी देखिए बच्चों डीएनए का जो स्ट्रैंड एमआरएनए कॉपी कर रहा है, डीएनए का जो स्ट्रैंड एमआरएनए कॉपी कर रहा है इसे हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? टेम्पलेट स्ट्रैंड। आइदर यू कैन कॉल इट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, या आप इसे बच्चों बोल सकते हो यहाँ पे दूसरे वर्ड में एंटी सेंस स्ट्रैंड। व्हाट यू कैन कॉल इट बच्चा लोग? एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? कोई तो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी इंफॉर्मेशन को हमारा आरएनए क्या करेगा? कॉपी करेगा इन दी अपोजिट मैनर, ठीक है। अब डीएनए का जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है 5 to 3 वाला, ओके, 5 to 3 वाला जो स्ट्रैंड है वो कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है, एमआरएनए उसे कॉपी नहीं कर रहा है। तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है जो कि कॉपी नहीं हो रहा है, ये वाले स्ट्रैंड को बच्चों यू विल कॉल इट एज सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, या इसे आप बोल सकते हो बच्चा लोग कोडिंग स्ट्रैंड। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा, या आप लोगों को एग्जाम के एमसीक्यू आंसर इन वन सेंटेंस के लिए क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। तो आप लोग यहाँ पे बच्चा लोग थोड़ा समझ के लेना। सेंस स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन है 5 to 3, ऑल राइट, एंड
टेम्पलेट स्ट्रैंड का अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे या एंटी सेंस का डायरेक्शन अगर आप देखोगे दैट विल बी 3 to 5। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, नाउ ये सेम फंडा एप्लीकेबल है जस्ट लाइक द डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन हमने देखा था, डीएनए का रेप्लिकेशन इट हैपेंस कंटिन्यूअसली फ्रॉम 3 to 5 का डायरेक्शन। 3 to 5 से डीएनए का रेप्लिकेशन एकदम अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, डीएनए का एक स्टैंड है तो डीएनए का ये 3 to 5 वाला इजीली कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 3 to 5 अगर आरएनए यहाँ पे कॉपी कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो एमआरएनए है ये क्या कर रहा है, 3 to 5 वाले को कॉपी कर रहा है। तो अगर डीएनए का ये वाला स्टैंड अगर 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 3 का अपोजिट में 5 आएगा। डीएनए के इस कॉर्नर में अगर 5 है तो इस कॉर्नर में क्या आएगा, 3 आएगा, बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सीक्वेंस की। जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बच्चों यहाँ मेंशन किया गया है उसी सीक्वेंस के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस को बनाते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान देना। नाउ आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन। यहाँ पे बच्चा लोग ए प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है, सॉरी, टी का पार्टनर कौन है बच्चों? अगर मैं आरएनए की बात करूं, डीएनए में ए टी सी जी ये हमारा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। बट अगर बच्चों आप अगर बात करोगे यहाँ पे आरएनए की, तो आरएनए में ए का पार्टनर जाएगा यू, ठीक है, सी का पार्टनर जाएगा जी। तो ये बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है इन केस ऑफ द आरएनए। आरएनए में यू प्रेजेंट है वेरस डीएनए में टी प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद में रखना। तो बच्चों अगर यहाँ पे टी है तो टी के अपोजिट में कौन आएगा, ए आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हियर आई विल मेंशन ए। ऑल राइट, यहाँ पे बच्चों ए है तो ए का पार्टनर कौन है वहां पे आरएनए में, यू प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी बच्चों, यू लिख दूंगी। यहाँ पे बच्चों सी है, सी का पार्टनर कौन है, जी है, तो सी के अपोजिट में कौन आएगा, जी आएगा। ऑल राइट, यहाँ पे बच्चों जी है तो जी का अपोजिट कौन आएगा, सी, सी अगेन जी, टी के अपोजिट में आएगा बच्चों यहाँ पे ए के अपोजिट में आएगा यू, सी के अपोजिट में वापस से कौन आएगा बच्चों, जी के अपोजिट में कौन आएगा बच्चों, सी ए के अपोजिट में कौन आएगा, यू, टी के अपोजिट में कौन आएगा, ए और ए। मतलब ये मेरा बच्चों यहाँ पे हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ऑलराइट, तो डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है बच्चा लोग वो किसने कॉपी कर लिया, एमआरएनए ने कॉपी कर लिया। ऑलराइट, सो ध्यान से देखना ये जो भी सीक्वेंस यहाँ पे बना है ऑन एमआरएनए। बच्चा लोग और एक चीज नोटिस करना, एमआरएनए का 5 to 3 वाला स्ट्रैंड, डीएनए का ऊपर का 5 to 3 वाला स्ट्रैंड दोनों डिक्टो सेम है। डिफरेंस कहाँ है पता है, यहाँ पे यू प्रेजेंट है, यहाँ पे टी प्रेजेंट है। तो डीएनए का 5 to 3 वाला स्ट्रैंड और एमआरएनए का स्ट्रैंड बोथ आर डिक्टो सेम, बस डीएनए में 5 to 3 वाले में टी प्रेजेंट है और आरएनए में क्या प्रेजेंट है, टी के जगह पे यू प्रेजेंट है। वही हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट्स द रीजन डीएनए का जो स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में रन होता है उसे आप बोलोगे कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड, बिकॉज उसका जो सीक्वेंस है वो एमआरएनए के साथ मैच होता है। अंडरस्टूड, बिकॉज ये वाला स्ट्रैंड इससे कॉपी मैच होगा, ये वाला स्ट्रैंड इससे मैच होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी एमआरएनए तो यहाँ पे बन गया, एमआरएनए के पास काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज देयर। डीएनए ने इंफॉर्मेशन आरएनए को दे दिया कोड लैंग्वेज के फॉर्म में। वो जो कोड लैंग्वेज है बस डीएनए और आरएनए के बीच में है और आरएनए और राइबोसोम के बीच में है। बाकी कोई अगर थर्ड पर्सन आता है तो उनको वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है वो इंफॉर्मेशन, चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। एमआरएनए पे अगर आप देखोगे ना बच्चा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे आई वॉन्ट एवरीवन टू पे अटेंशन। ये वाला सीक्वेंस अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग का कोड AUG, ठीक है बच्चों, एंड अगर आप ये वाला सीक्वेंस अगर आप यहाँ पे देखोगे, लास्ट वाला यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस देखना बच्चों, लास्ट वाला सीक्वेंस
या अगर आप पूरा का पूरा भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बच्चों देखोगे तो 3-3 के ग्रुप में यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो 3-3 के ग्रुप में अगर आप यहाँ पे देखोगे जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट है 3 के ग्रुप में, जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे 3 के ग्रुप में प्रेजेंट है, इस ग्रुप को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को बच्चा लोग हम यहाँ पे बोलेंगे कोडॉन। क्या बोलेंगे इसे? कोडॉन। क्या बोलेंगे बच्चा लोग इसे हम लोग? कोडॉन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द कोडॉन? कोडॉन नाम से ही आपको पता चल रहा है, इट इज काइंड ऑफ कोड लैंग्वेज। कोडॉन का मतलब आपको नाम से क्या पता चल रहा है बच्चों? कोड लैंग्वेज। ठीक है, किस चीज का कोड लैंग्वेज? हमें तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है किस चीज का कोड लैंग्वेज। ऑफ कोर्स हमारा मेन इंटेंशन क्या है? एमआरएनए क्यों बना? अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एमआरएनए फॉर्म होने का मेन पर्पस क्या है? प्रोटीन का इंफॉर्मेशन पास करना डीएनए से एमआरएनए पे। ठीक है, तो ये डीएनए क्या कर रहा है? उसके पास जो भी प्रोटीन का इंफॉर्मेशन है वो पास कर रहा है एमआरएनए के पास। ऑलराइट, तो आप सबको पता है कि हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है? अमाइनो एसिड से बना हुआ है। हमारे पास कितने अमाइनो एसिड है? टोटल 20 अमाइनो एसिड है। तो टोटल 20 अमाइनो एसिड अगर प्रेजेंट है, हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोड लैंग्वेज जाएगा। ठीक है, एंड दैट कोड लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चों? कोडॉन। ऑलराइट, तो अगर मुझे कोडॉन को बच्चों डिफाइन करना है तो मैं कोडॉन को कैसे डिफाइन करूंगी? तो ये 3-3 का ग्रुप हो गया ना, तो कोडॉन को कैसे डिफाइन करूंगी? कोडॉन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ट्रिपलेट क्यों बोला बच्चा लोग? 3 का ग्रुप है ना, 3 के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which are present on mRNA। ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहाँ प्रेजेंट है बच्चा लोग? एमआरएनए पे प्रेजेंट है। तो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच आर प्रेजेंट ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड एज कोडॉन। इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा लोग? कोडॉन। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो ये जो एक कोडॉन है, कोडॉन के बारे में अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर हम निकालेंगे तो ये जो एक कोडॉन है, सो आई कैन से दैट हियर बच्चा लोग 1 कोडॉन इज इक्वल टू 1 अमाइनो एसिड। एक कोडॉन क्या करेगा बच्चों? एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो ये जो कोडॉन का ग्रुप है ये एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग? कोडॉन। ऑलराइट, अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे कोडॉन की तरफ, स्टार्ट का कोडॉन एंड लास्ट वाला कोडॉन हमेशा फिक्स रहेगा जब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, एंड यही जो कोड लैंग्वेज जो एमआरएनए के पास है बच्चों, इसे ही हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड बेसिकली है क्या? जेनेटिक कोड एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसके पास हर एक अमाइनो एसिड का कोड लैंग्वेज अवेलेबल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हमें मदद करेगा हमारे बॉडी के अंदर। ऑलराइट बच्चों, सो चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई प्लांट हो या कोई भी हो, कोडॉन जो है वो 3 जन का ही ग्रुप रहेगा। ऑलराइट, एंड ये जो हमेशा स्टार्ट वाला जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो जो स्टार्ट वाला हमेशा फिक्स रहेगा इसे बच्चों हम बोलेंगे स्टार्ट कोडॉन। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन AUG ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, हु इज द स्टार्ट कोडॉन? AUG। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाला, ये लास्ट वाला जो रहेगा बच्चों ये रहेगा यहाँ पे स्टॉप कोडॉन। मतलब स्टॉप कोडॉन एंड स्टार्ट कोडॉन, इसका अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझा दूं तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस का बिगिनिंग जो है AUG से होगा, कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस का जो स्टॉप है वो हो जाएगा ये स्टॉप कोडॉन से। ठीक है, तो ये कोड लैंग्वेज कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या आया, ये सब हम लोग अभी वापस 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बट आई होप आप लोगों को इतना ईजी वे में आप लोगों को समझ में आया होगा कि डीएनए से एमआरएनए बन गया 5 to 3 डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ये इसका अपोजिट में ये इतना रहेगा। ठीक है, अभी जेनेटिक कोड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सो हम लोगों को यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो चलो बच्चों जेनेटिक कोड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वापस से यहाँ पे थोड़ा सा एक जेनेटिक कोड जो है यहाँ पे वापस लिख देती हूँ। एग्जाम में आप लोगों को 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड एग्जैक्टली क्या है, तो लेट्स डिस्कस दैट ओवर हियर वन बाय वन। ठीक है, तो जेनेटिक कोड बच्चा लोग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जस्ट जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि हमारा ये जो mRNA है यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, mRNA का डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगा 5 से लेके 3 तक। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग का कोडॉन जो है ये भी फिक्स रहेगा, कैसे भी करके ये याद रखना बच्चा लोग, AUG 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 याद रखना। ठीक है, स्टार्टिंग का कोडॉन ये हमेशा फिक्स में जाएगा। ऑलराइट, देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो रैंडमली, बट इतना बस मेक श्योर करना कि यहाँ पे बीच में जस्ट कोई भी यू ना आना चाहिए। आप कोई भी लेटर उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, 4 लेटर का ही आपको यूज करना है। कौन से 4 लेटर का आपको यूज करना है, AGT और A जो कि DNA के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला रहेगा बच्चों, यहाँ पे ये आएगा UAA और मे बी ये रहेगा यहाँ पे UAG, यहाँ रहेगा बच्चों UGA, ये तीनों में से एक रहेगा। ठीक है, स्टॉप कोडॉन। तो कोडॉन के बारे में बच्चा अगर आप यहाँ पे डिस्कस करोगे ना, तो टोटल कोडॉन ये एग्जिस्टेंस में बेसिकली आया कैसे। ठीक है, कोडॉन क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया, 3 जन का ग्रुप, 3 जन के ग्रुप को आप क्या बोलोगे, कोडॉन बोलोगे। ठीक है, तो वैसे अगर आप यहाँ पे बच्चों देखोगे तो लेट्स पे अटेंशन ओवर हियर, ये जो है ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, चाहे वो कोई एनिमल हो या प्लांट हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो ये जो बच्चा है इसे आप क्या बोलोगे, स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, ये स्टार्ट कोडॉन का काम क्या है, बेसिकली ये स्टार्ट कोडॉन का काम है बच्चों, ये स्टार्ट कोडॉन बिगिंस द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा बच्चों, स्टार्ट करने का काम करेगा। स्टार्ट मतलब किक स्टार्ट कर दिया। यहां पे अगर आप देखोगे बच्चों लास्ट वाला, यहाँ पे ये 3 के 3 जो ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है, ओके, ये 3 के 3 जो ग्रुप आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे बच्चों, वी कॉल इट एज, ओ गलती से स्टार्ट लिख दिया, यहां आएगा स्टॉप कोडॉन। नाम से क्या पता चल रहा है बच्चों, स्टॉप। किसको स्टॉप करना, प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टॉप करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बोलूंगी मैं, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप्स, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन है, UAA, UAG एंड UGA। दीज आर द 3 स्टॉप कोडॉन जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये जो स्टार्ट कोडॉन यहाँ पे AUG जो दिया है, इसका नाम क्या है बच्चों, लेट मी टेल यू दैट ओवर हियर। AUG जो यहाँ पे दिया है इसका नाम है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड है, तो आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड AUG जो है मिथियोनाइन को कोड करेगा। किसको कोड करेगा, मिथियोनाइन। तो मिथियोनाइन ये क्या है बच्चों, मिथियोनाइन जो है ये हमारा एक अमाइनो एसिड है, तो AUG विल कोड फॉर द अमाइनो एसिड कॉल्ड एज व्हाट, मिथियोनाइन। ठीक है, इतना याद रहेगा। UAA, UAG एंड UGA। अगर आप यहाँ पे देखोगे अगेन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, तो ये स्टॉप कोडॉन का बेसिकली नाम क्या है, लेट्स सी दैट ओवर हियर। UAA ये जो हमारा नाम है इसका कुछ एक साइंटिफिक नेम होगा। सो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, इसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम है ओकर। इट इज नॉट द अमाइनो एसिड, ये बिल्कुल भी अमाइनो एसिड का नाम बच्चों नहीं है। ठीक है, UAG जो हमारा यहाँ पे है दैट इज कॉल्ड एज एम्बर। ठीक है, एंड ये UGA वाला जो नाम है ये है ओपल। आई होप आप लोगों को ये 3 स्टॉप कोडॉन जो है बच्चों ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है,
UGA ओपल को कोड करेगा, UAA ओकर को कोड करेगा, UAG एम्बर। मतलब ये उनका जस्ट निकनेम है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपका नाम होता है, स्कूल में आपका अलग नाम रहेगा, कॉलेज में मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अलग नाम रहेगा, एंड घर पे आपको अलग नाम से बुलाते रहेंगे आपके दोस्त या आपके फैमिली मेंबर। तो वैसे ही ये कोड है, ये कोड को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक पाएंगे, तो ये उनका यहाँ पे नाम है। तो ये तीन में से कोई भी आके प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करेगा। तीन अवेलेबल है ना, तो तीनों के तीनों एक साथ आएंगे क्या? नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आइदर UAA आएगा, UAG आएगा या UGA आएगा, ये तीनों में से कोई भी एक आएगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने का काम करेगा। बिकॉज हमारे बॉडी में प्रोटीन तभी बनना चाहिए जब बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। अगर बॉडी को जरूरत नहीं है तो प्रोटीन बन के कुछ फायदा नहीं है ना, तो जब जरूरत है तभी वो बनना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। तो कोडॉन के बारे में बच्चों, जेनेटिक कोडॉन के बारे में अगर हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक अगर यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड के बारे में अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो हमारे पास टोटल कितने सारे जेनेटिक कोड है बच्चा लोग? हमारे पास टोटल जेनेटिक कोडॉन, हमारे पास टोटल जेनेटिक कोडॉन्स कितने अवेलेबल है? 64। कितने अवेलेबल है बच्चों? 64 कोडॉन्स आर अवेलेबल। आउट ऑफ 64 तीन जो है ये स्टॉप कोडॉन है, जो प्रोटीन को बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं करेंगे। हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगी 61 और 3 बराबर। 61 एंड 3 को हमने अलग कर दिया। 61 जो कोडॉन यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मेंशन किया है, इसे आई विल कॉल इट एज, इसे हम बोलेंगे बच्चा लोग सेंस कोडॉन, एंड इसे हम बोलेंगे बच्चा लोग नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस है ना ये, क्यों नॉनसेंस है? बिकॉज ये कोई भी कोड को क्या करेगा? कोड नहीं करेगा। मतलब कोई भी अमाइनो एसिड को जो नहीं कोड करता, ठीक है। सेंस कोडॉन मतलब क्या? दे विल कोड फॉर द अमाइनो एसिड। टोटल 20 अमाइनो एसिड है ना हमारे पास, तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो कैसे मैं डिफाइन करूंगी? इसको मुझे डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करूंगी? द अमाइनो एसिड, I can say that the codon which codes for amino acid, मतलब जो कोडॉन अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा उसे आप क्या बोलोगे? सेंस कोडॉन। Why do we call it as a nonsense कोडॉन? Because ये यूजलेस है। अगर ये आ गया तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा एंड वो कोई भी अमाइनो एसिड को बिल्कुल भी कोड नहीं करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे जाएगा it does not code for any amino acid. It does not code for any amino acid. जो कोई अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा उसे बोलेंगे नॉनसेंस कोडॉन। ठीक है, एंड नॉनसेंस कोडॉन कौन है ये आप सबको यहाँ पे अच्छे से पता है। यहाँ पे नॉनसेंस कोडॉन का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो बच्चा लोग, एम आई क्लियर विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड? ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अभी? नो कंफ्यूजन? ऑल राइट। तो अभी मैं एक काम करती हूँ बच्चों, जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक हम लोग एक्सप्लेन तो करेंगे। तो ये जो जेनेटिक कोड है एग्जैक्टली दिखते कैसे है, आई वॉन्ट टू शो यू दैट हियर फर्स्ट। क्या आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है? टोटल हमारे पास 64 जेनेटिक कोड अवेलेबल है। क्या आप यहाँ पे देख सकते हो 64 जेनेटिक कोड जो कि यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है बच्चों? ये जेनेटिक कोड कहाँ प्रेजेंट है? सारे के सारे कोडॉन, वेयर ऑल दीज कोडॉन्स आर प्रेजेंट? दीज आर टोटल 64 कोडॉन्स। ये सारे के सारे 64 कोडॉन कहाँ प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों? mRNA के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सबका अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे कोड के बारे में लिखा हुआ है और एक तरफ अमाइनो एसिड के बारे में लिखा हुआ है। मतलब कौन सा जेनेटिक कोड कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेगा दैट इज गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में रोल नंबर दिया जाता है कि रोल नंबर 20 ये बच्चे का नाम है, रोल नंबर 10 ये बच्चे का नाम है। तो वैसे टोटल हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, हर एक अमाइनो एसिड का क्या है बच्चों यहाँ पे
अलग अलग यहाँ पे कोड अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, देखिए यहाँ पे इट्स क्लियरली विजिबल हियर, AUG, ये हमारा स्टार्ट कोडॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। वही अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए यहाँ पे ये 3 यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है। इनके अलावा बाकी के सारे ये अमाइनो एसिड को कोड करने का काम करेंगे। जस्ट हमने यहाँ पे बच्चों डिस्कस किया था, ये वाला अगर आप देखोगे, आउट ऑफ द 64 ये हमारा जाएगा यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। और यहाँ पे 3 अगर आप यहाँ पे देखोगे, दीज ऑल आर नथिंग बट स्टॉप और नॉनसेंस कोडॉन्स। स्टॉप और व्हाट बच्चा लोग, नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है। आपको जस्ट मैं अमाइनो एसिड का एक शॉर्ट में नाम बता देती हूँ, सो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखो UUC, इट कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड, एंड इस अमाइनो एसिड का नाम है बच्चा लोग PHE, इट इज अ कोड फॉर अमाइनो एसिड कॉल्ड एज फिनाइल एलानाइन। LEU, ये दोनों भी जो कोड है, ये कोड अवेलेबल है ल्यूसिन के लिए, ये भी कोड अवेलेबल है ल्यूसिन के लिए। देन उसके बाद ILE, यहाँ पे लिखा है आइसोल्यूसिन। VAL, इट इज फॉर द वैलिन। तो ये 4 कोड हमारे पास अवेलेबल है, GUU, GUC, GUA, GUG। तो ये 4 के 4 कोड हमारे पास है फॉर द अमाइनो एसिड कॉल्ड एज वैलिन। उसके बाद ये 4 कोड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है फॉर द अमाइनो एसिड कॉल्ड एज सेरिन। ये 4 कोड हमारे पास अवेलेबल है फॉर द अमाइनो एसिड कॉल्ड एज प्रोलिन। ये 4 हमारे पास अवेलेबल है फॉर द थ्रियोनाइन। ये 4 हमारे पास अवेलेबल है फॉर एलानाइन। TYR फॉर द टायरोसिन, HIS फॉर हिस्टिडिन, GALN ग्लूटामाइन, ASN एस्पार्टिक एसिड, ओके एस्पार्जिन सॉरी, LYS लाइसिन, उसके बाद ASB एस्पार्टिक एसिड, GLU ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। CYS दैट इज अ सिस्टीन, TRP ट्रिप्टोफैन, ARG अर्जिनाइन, ओके, एंड GLY ग्लाइसिन। तो बच्चों ये सारे के सारे 64 कोडॉन जो हमारे पास अवेलेबल है, तो ये जो सारे के सारे 64 कोडॉन, या मान लो 3 तो नॉनसेंस है, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो वॉट एवर 61 कोडॉन्स, ओके, हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, ऑल दिस 61 कोडॉन दे आर अवेलेबल टू अस फॉर द 20 अमाइनो एसिड। ये 61 कोडॉन हमारे पास अवेलेबल है फॉर 20 अमाइनो एसिड। तो ये साइड में जो भी यहाँ पे नाम लिखा है, दीज ऑल आर द नेम ऑफ द अमाइनो एसिड, जो भी मैंने अभी नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, जेनेटिक कोड के बारे में समझा। आई होप आई एम क्लियर विद द जेनेटिक कोड। ऑल राइट, तो जेनेटिक कोड के बारे में बच्चों अभी हमने डिस्कस तो किया है। तो ये जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चलो डिस्कस करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1। तो पॉइंट नंबर 1, जेनेटिक कोड का पहला कैरेक्टरिस्टिक बच्चों यहाँ पे क्या आता है, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, कुछ आपको अलग बताने की जरूरत है नहीं। जेनेटिक कोड हमारा कैसा है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब क्या, इट इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये आप सबको अच्छे से पता है बच्चों, राइट। तो जेनेटिक कोड हमारा कैसा है बच्चों, जेनेटिक कोड इट इज द ट्रिपलेट, मतलब इट इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर, ऑल राइट। नाउ उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे आएगा, एंड दैट सेकेंड पॉइंट ओवर हियर, that is nothing but genetic code has the distinct polarity। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, genetic code has distinct
पोलैरिटी। जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी मतलब क्या? हमने एमआरएनए का जस्ट डायग्राम ड्रॉ किया था बच्चों, याद है? हमने एमआरएनए का डायग्राम ड्रॉ किया था। तो एमआरएनए का डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आई होप आप लोगों को याद होगा कि एमआरएनए जो हमारा डायग्राम है, वी आर ऑलवेज रीडिंग इट फ्रॉम द 5 to 3 डायरेक्शन। तो एमआरएनए का रीडिंग का डायरेक्शन क्या रहेगा? 5 to 3। सो व्हाट डू यू मीन बाय द जेनेटिक कोड हैज अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी? दैट मीन्स आई कैन से दैट ओवर हियर जेनेटिक कोड के बारे में। ओके, एमआरएनए इसके बारे में अगर हम लिखेंगे, ऑलवेज रीड्स इन 5 to 3 का डायरेक्शन। तो एमआरएनए का रीडिंग का डायरेक्शन क्या रहेगा बच्चों? 5 to 3। तो ये होता है हमारा जेनेटिक कोड हैज द डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? ये सारे पॉइंट आप लोगों को एग्जाम में लिखने हैं इलॉबरेट करके। थर्ड आएगा यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक में, जेनेटिक कोड आर नॉन ओवरलैपिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ओवरलैपिंग बच्चा लोग? आप सबको पता है जेनेटिक कोड मतलब क्या? 3 जन का ग्रुप। तो आप ऐसे ओवरलैप करके बिल्कुल रीड नहीं करोगे, उसका एक रीडिंग का पोलैरिटी रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है? चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे वापस एक बार समझा देती हूँ। सी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये हमने एमआरएनए को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में। तो हमारे पास क्या है बच्चों? यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट है, यस और नो? मान लो यहाँ पे मैंने एक अमाइनो एसिड ड्रॉ कर दिया, ये कोड ड्रॉ कर दिया AUG, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा वाला सीक्वेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया CCG। उसके बाद मान लो यहाँ पे मैंने और एक यहाँ पे अमाइनो एसिड ऐसे ही रैंडमली मैंने कोई भी ड्रॉ कर दिया। अगेन मैंने यहाँ पे और एक अमाइनो एसिड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। T तो नहीं आएगा, यहाँ पे U आएगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे U यहाँ पे प्रेजेंट होगा यहाँ पे। देन उसके बाद मान लो यहाँ पे मैंने और एक कोई तो यहाँ पे रैंडमली कोई ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये तो अपना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने 3 जन का यहाँ पे ग्रुप ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? एक जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। मतलब ये वाला जो ग्रुप है, इट विल कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, बराबर। ये जो है ये कोड करेगा सेकेंड अमाइनो एसिड, करेक्ट। ये जो है बच्चों ये यहाँ पे कोड करेगा थर्ड अमाइनो एसिड। ये जो है बच्चों ये कोड करेगा यहाँ पे फोर्थ अमाइनो एसिड। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे हम कोडॉन को कंटिन्यू मैनर में रीड कर रहे हैं, यहाँ का लेटर यहाँ पे बिल्कुल मिक्सअप नहीं कर रहे। ये वाला कोडॉन खत्म होने के बाद वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट वन। तो इसे आप क्या बोलोगे बच्चों? जेनेटिक कोड इज अ नॉन ओवरलैपिंग, जो कि मिक्सअप बिल्कुल नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात बच्चों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर? तो ये हमारा जेनेटिक कोड का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एंड ये कंटिन्यू मैनर में है। हम लोग जैसे इंग्लिश में कोई भी लेटर लिखते हैं तो हम लोग गैप रखते हैं, कॉमा करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इसी से हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है बच्चों, जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। कॉमालेस मतलब क्या? आप जेनेटिक कोड को कंटिन्यू मैनर में लिखते हो, देयर इज नो गैप, नथिंग इन बिटवीन। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर? देन हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे जेनेटिक कोड is non-ambiguous. Now what do you mean by the non-ambiguous? Non-ambiguous का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी जस्ट हमने क्या किया था बच्चों? चार्ट देखा था। एक अमाइनो एसिड स्पेसिफिकली, एक कोडॉन जो है एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। हमारे पास काफी सारे कोडॉन है, तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड विल कोड फॉर द स्पेसिफिक कोडॉन। तो इसे आप क्या बोलोगे? नॉन एम्बिग्यूअस नेचर। तो व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन एम्बिग्यूअस? नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब मैं यहाँ पे बच्चों लिख देती हूँ। नॉन एम्बिग्यूअस का यहाँ पे मतलब क्या होता है? नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब यहाँ पे होगा, आई कैन से दैट स्पेसिफिक कोडॉन कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड।
स्पेसिफिक कोडॉन कोड्स फॉर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, तो इस नेचर को आप क्या बोलोगे, नॉन एम्बिग्यूअस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बच्चा बोलेंगे कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। नाउ हमारा और एक यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या आएगा हमारा यहाँ पे? पॉइंट नंबर 6 आएगा यहाँ पे, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स मतलब क्या? सब जगह पे। मतलब अगर मैं आपको बता रही हूं कि हमारा जो एयूजी है, मान लो ये एयूजी जो है, दिस एयूजी लेट से अगर ये कोड करता है मिथ्योनाइन के लिए हमारे बॉडी के अंदर, इसका मतलब ये एयूजी मिथ्योनाइन के लिए कोड करेगा प्लांट में, बैक्टीरिया में, इवन सब जगह पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये सेम कोड जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एप्लीकेबल रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर? सो आई कैन से दैट यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है सेम कोड इज एप्लीकेबल in same code is applicable in all living organisms। बात आ रही है समझ में बच्चों? नाउ और एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। एयूजी मिथ्योनाइन के लिए कोड करेंगे, एंड और एक चीज एयूजी का और एक यहाँ पे कोड हो जाएगा एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी एग्जाम एंड इवन आपके कॉलेज के एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए एयूजी एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन कोड होगा जब ये रहेगा हमारा ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोट। अगर प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है तो इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट एयूजी जो है बच्चों, एयूजी का जो फुल फॉर्म रहेगा एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन रहेगा। वही अगर मान लो हम यहाँ पे बात करेंगे यूकैरियोट्स की, ठीक है, तो इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स एयूजी विल कोड फॉर ओनली मिथ्योनाइन। तो ये बेसिक डिफरेंस बच्चों यहाँ पे याद रखना, एयूजी मिथ्योनाइन के लिए कोड होगा इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, एंड प्रोकैरियोट्स में बच्चा ये जाएगा एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन। ठीक है, तो प्लीज ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आप लोग यहाँ पे देख लेना। ठीक है, हमारा और एक कॉन्सेप्ट ये आप सबको पता ही है, हमने ऑलरेडी बच्चों डिस्कस किया ही है। ठीक है, यहाँ पे हम जब 64 कोडॉन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन रहेगा, एंड यहाँ पे कौन होगा बच्चों? इनिशिएशन कोडॉन के साथ यहाँ पे होगा टर्मिनेशन कोडॉन। ठीक है, हमारे पास इनिशिएशन कोडॉन कितना है प्यारे बच्चों? इनिशिएशन कोडॉन हमारे पास है 1। ओके, इनिशिएशन कोडॉन हमारे पास कितना है? 1 कोडॉन, एंड उसका कोड लैंग्वेज क्या है बच्चों? एयूजी। ठीक है, वही अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन की, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कौन सा डिस्कस किया है बच्चों? यूएजी, यूएए एंड यूजीए। दीज आर द 3 टर्मिनेशन कोडॉन और विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? स्टॉप कोडॉन। तो टोटल हमारे पास टोटल कोडॉन कितने बच्चा लोग? अगेन आई एम मेंशनिंग हियर, टोटल कोडॉन्स हमारे पास अवेलेबल है 64। ठीक है, 64 में से 3 क्या है बच्चों? यहाँ पे नॉनसेंस है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट बच्चा लोग? नॉनसेंस कोडॉन, जो किसी को भी कोड बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंस कोडॉन। आई होप बच्चा लोग आई एम क्लियर विद दिस। इज दैट क्लियर?
नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज नथिंग बट व्हाट, जेनेटिक कोड एज अ डीजेनरेसी। यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, जेनेटिक कोड हैज degeneracy. Now what do you mean by the degeneracy? Let's try to understand. जेनेटिक कोड हैज व्हाट बच्चा लोग, degeneracy. अब ये degeneracy का बेसिकली मतलब क्या होता है? अब तक मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, बट हमारे पास कोडॉन कितने हैं और अमाइनो एसिड कितने हैं, तो चलो देखते हैं रेशो एग्जैक्टली क्या है। हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखोगे अमाइनो एसिड 20 अवेलेबल है, करेक्ट। वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास कोडॉन का अगर आप रेशो देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास टोटल 61 कोडॉन्स जो है वो अवेलेबल है, जो कि अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास कोडॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है। हमारे पास क्या है बच्चों, कोडॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये काफी कम है। अमाइनो एसिड कम है बट हमारे पास ज्यादा कौन है बच्चों, कोडॉन प्रेजेंट है। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? तो ये कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, इनिशियली हमने क्या बोला, 1 कोडॉन कोड फॉर द 1 अमाइनो एसिड, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली 1 कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड। यूजुअली क्या होता है, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है परफेक्टली, ठीक है। बट यहां पे अगर आपको दिख रहा है, ये मैंने चार्ट में आप लोगों को यहाँ पे शो किया था, ठीक है। तो ये चार्ट बच्चा लोग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से गौर से देखना, ये वाला चार्ट, ठीक है, ये वाला चार्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारे पास देखिए बच्चों, सी यहाँ मेरे पास यहाँ पे 4 कोडॉन अवेलेबल है। 4 कोडॉन, कौन कौन से 4 कोडॉन, CCU, CCC, CCA, CCG, ये सारे के सारे कोड करेंगे अमाइनो एसिड प्रोलीन के लिए। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? और एक अगर एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं बच्चा लोग, नाउ ट्राई टू सी दैट ओवर हियर। देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल है आपके पास, वो है मतलब वैलिन का। देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे कोड करेंगे अमाइनो एसिड को। मतलब मेरे पास 4 अलग अलग कोड लैंग्वेज है जो कि सेम अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक है। तो इस जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट बच्चा लोग हमें यहाँ पे अवेलेबल है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेसी। क्या बोलेंगे यहाँ पे बच्चा लोग, डीजेनरेसी। मतलब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम टेलिंग यू, डीजेनरेसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे होगा, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, प्लीज पे अटेंशन हियर। CCC, यहाँ पे हम लोग ये लिख लेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। UAG, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 4 कोडॉन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये चारों के चारों कोडॉन जो है बच्चों, ये किसको कोड करेंगे, वी हैव हियर 4 कोडॉन। ये चारों के चारों कोडॉन जो है दे कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट 1 अमाइनो एसिड, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोलीन। प्रोलीन नाम का ये हमारा एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो ये एक 1 अमाइनो एसिड को 4 कोडॉन यहाँ पे कोड कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आप क्या बोलोगे, डीजेनरेसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द डीजेनरेसी? हमारे पास कितने कोडॉन यहाँ पे बच्चों, हाउ मेनी कोडॉन वी हैव? तो ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, वी हैव हियर टोटल 4 कोडॉन्स। 4 कोडॉन फॉर हाउ मेनी अमाइनो एसिड, फॉर हाउ मेनी अमाइनो एसिड, 1 अमाइनो एसिड। तो अगर डीजेनरेसी को मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी बच्चा लोग, हाउ विल आई डिफाइन द डीजेनरेसी? when more than 1 codon codes for same amino acid. When more than 1 codon codes for the same amino acid is called as degeneracy. Is called as what बच्चा लोग, degeneracy. Am I clear with this? Am I clear with this बच्चा लोग? degeneracy का मतलब समझ में आया ना? वेरी गुड, ठीक है।
एंड ये जो डीजेनरेसी कॉन्सेप्ट है, डीजेनरेसी कॉन्सेप्ट जो है हमें एक्सप्लेन किया गया है। कैसे एक्सप्लेन किया गया है? डीजेनरेसी कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय, डीजेनरेसी कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय वोबल हाइपोथेसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वोबल हाइपोथेसिस? वो अभी हम लोग यहाँ पे लर्न करते हैं वन बाय वन, ठीक है। अभी वोबल हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, चलो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। ओके, तो वोबल हाइपोथेसिस का बेसिकली फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे मैं एमआरएनए ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। एमआरएनए के 4 सीक्वेंस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो एमआरएनए के यहाँ पे कौन से 3 सीक्वेंस है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबका यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे GUU। आई एम वॉट एवर आई एम डूइंग, दिस इज द एमआरएनए का सीक्वेंस। हाँ, इतना याद रखना, GU, सब जगह पे पहले GU हम लोग ड्रॉ करके लेते हैं तो बाकी का लिखने में आसानी हो जाएगा। ACG, तो ये जो भी मैंने यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मेंशन किया है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अवर एमआरएनए, बराबर। ये एक कोडॉन है, कौन सा कोडॉन है? GUU का, जो कि किसको कोड करेगा? ये जो भी यहाँ पे मैंने किया है बच्चों, क्या है? दिस इज द कोडॉन, ठीक है। ये वॉट एवर आई हैव डन, दिस इज वॉट बच्चा लोग, दिस इज द कोडॉन, जो कि क्या करेगा? एक अमाइनो एसिड को कोड करने का काम करेगा। अब हमारे पास क्या है बच्चा लोग? हमारे पास टीआरएनए है। टीआरएनए का काम क्या है? अमाइनो एसिड को पकड़ के लाने का। तो वोबल हाइपोथेसिस में एग्जैक्टली आपको क्या बताता है? वोबल हाइपोथेसिस आपको ये बताता है कि पहला वाला जो बेस पेयर है वो परफेक्ट बेस पेयरिंग रहेगा। मतलब एग्जैक्टली क्या, चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट इन द बेटर वे। यहाँ मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं टीआरएनए ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने टीआरएनए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे टीआरएनए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने टीआरएनए ड्रॉ कर दिया। ये टीआरएनए थोड़ा सा यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। टीआरएनए के पास क्या रहेगा? एंटी कोडॉन रहेगा। एमआरएनए के पास क्या रहेगा? कोडॉन रहेगा, ठीक है। कोडॉन एंड एंटी कोडॉन का यहाँ पे पेयरिंग होगा, तभी जाके ये टीआरएनए जो है ये अमाइनो एसिड को पकड़ के लाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो भी स्ट्रक्चर बच्चा लोग यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज नथिंग बट अवर टीआरएनए। ऑलराइट, टीआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेगा। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेगा? ये आप सबको पता ही है। नाउ लेट्स सी दैट ओवर हियर। यहाँ पे सीक्वेंस क्या जाएगा बच्चों? G के अपोजिट में कौन जाएगा? C के अपोजिट, U के अपोजिट में कौन जाएगा? A। यहाँ पे क्या जाएगा? A। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस देखोगे, आई वॉन्ट योर एवरीवन टू पे अटेंशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे सब जगह पे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहेगा। यहाँ पे CAA, ये सब जगह पे सेम सीक्वेंस जाएगा, बराबर। तो ये जो भी सीक्वेंस बच्चा लोग यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, जरा यहाँ पे सब लोग जरा ध्यान से देख लेना। आई वॉन्ट योर एवरीवन टू पे अटेंशन। ये जो भी सीक्वेंस यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, वॉट एवर सीक्वेंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे एंटी कोडॉन। क्या बोलेंगे इस सीक्वेंस को? एंटी कोडॉन, जो कि सारे टीआरएनए में प्रेजेंट है। हाउ विल यू डिफाइन द एंटी कोडॉन? एंटी कोडॉन को कैसे डिफाइन करोगे? एंटी कोडॉन इज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन टीआरएनए। टीआरएनए का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टीआरएनए? टीआरएनए का काम क्या है बच्चों? इसका अगर आप फंक्शन के बारे में अगर आप यहाँ पे डिस्कस करोगे, टीआरएनए का फंक्शन है, टीआरएनए कैरीज अमाइनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस।
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड कौन कैरी करेगा? टीआरएनए कैरी करेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे टीआरएनए का जो लॉन्ग वाला एंड है, ठीक है, टीआरएनए का जो लॉन्ग वाला एंड है, इस एंड को यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे हम लोग देंगे CCA। टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है दैट वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, अभी के लिए अभी ध्यान देना यहाँ पे CCA एंड ऑफ द टीआरएनए, जो कि क्या करता है यहाँ पे अमाइनो एसिड को कैरी करने का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, CCA एंड, जहाँ पे CCA एंड है यहाँ पे ये क्या रहेगा? 3 प्राइम रहेगा, ये 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये ऐसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे। फाइव 3। ठीक है, अब पेयरिंग देखो बच्चा लोग, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये दोनों के बीच में परफेक्ट पेयरिंग होगा। G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, U और A के बीच में डबल बॉन्ड, देयर इज अ परफेक्ट बेस पेयरिंग। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे एवरीवन, यहाँ पे जरा ध्यान देना, इनके बीच में अगर आप यहाँ पे देखोगे सो देयर इज अ परफेक्ट बेस पेयरिंग। इफ यू सी हियर, यहाँ पे क्या जाएगा? परफेक्ट बेस पेयरिंग। यहाँ पे परफेक्ट बेस पेयरिंग यहाँ पे हो रहा है ये दोनों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, G और C के बीच में परफेक्ट बेस पेयरिंग है, U एंड A के बीच में परफेक्ट बेस पेयरिंग है। A और A का पार्टनरशिप हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, तो देयर इज नो बॉन्ड। G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, U एंड A के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं होगा बिकॉज A एंड C का पार्टनरशिप कभी पॉसिबल नहीं है। A और T का पार्टनरशिप है, C और G का पार्टनरशिप है। C G के बीच में बॉन्डिंग होगा, ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगा, लास्ट वाले के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगा। तो वोबल हाइपोथेसिस आपको क्या बताता है? ओके, तो वोबल हाइपोथेसिस आपको ये बता रहा है बॉन्डिंग जो है वो परफेक्टली एक के बीच में ही होगा। वोबल हाइपोथेसिस आपको क्या बता रहा है? बॉन्डिंग जो है वो फर्स्ट के अकॉर्डिंगली होगा। सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन से दैट ओवर हियर, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये वाला जो हमारा कोड है, सब लोग यहाँ पे ध्यान देखना, ये वाला जो लास्ट वाला जो हमारा कोड है बच्चों, यहाँ पे परफेक्ट बेस पेयरिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा बेस पेयरिंग परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे वोबल बेस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वोबल बेस। थर्ड वाले को क्या बोलेंगे? इसे वोबल बेस। थर्ड वाले को क्या बोलेंगे? वोबल बेस। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे आई कैन से दैट देयर इज नो कोडॉन एंड एंटीकोडॉन बॉन्ड। देयर इज नो कोडॉन एंड एंटीकोडॉन बॉन्ड, तो इसे आप क्या बोलोगे बच्चा लोग? वोबल बेस। क्या बोलोगे यहाँ पे? वोबल बेस। ठीक है, तो अभी आप लोगों को वोबल हाइपोथेसिस क्या है ये समझ में आया होगा। अगर मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म करना है तो बच्चों मैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या करूंगी? मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट जाएगा अकॉर्डिंग टू वोबल हाइपोथेसिस, bonding between first two codon and anticodon is perfect and third base मे बी वोबल। वोबल मतलब क्या? वो चेंज हो सकता है। देयर इज नो परफेक्ट मैचिंग ओवर हियर। ठीक है, तो वोबल हाइपोथेसिस क्या है बच्चों समझ में आया?
तो वोबल हाइपोथेसिस इन शॉर्ट आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, वोबल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली अभी ये कौन से अमाइनो एसिड को ये सब लोग कोड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं अमाइनो एसिड का यहाँ पे नाम लिख देती हूँ जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये सारे के सारे जो है दे कोड फॉर द अमाइनो एसिड वैलिन। कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, वैलिन नाम का अमाइनो एसिड। तो बच्चों वैलिन के लिए कितने सारे कोड अवेलेबल है हमारे पास, देखिए 4 ऊपर के कोड अवेलेबल है। कौन से 4 ऊपर के कोड हमारे पास अवेलेबल है वैलिन के लिए, GUU, GUA, GUC, ठीक है। तो ये सारे जो है दीज आर द 4 कोडॉन्स विच आर अवेलेबल फॉर द वन अमाइनो एसिड कॉल्ड एज व्हाट, वैलिन, ठीक है। तो ये है हमारा बच्चों वोबल हाइपोथेसिस। तो वोबल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली कोडॉन एंड एंटी कोडॉन का परफेक्ट मैचिंग, तीनों का तीनों बॉन्डिंग एक ही कोडॉन के साथ होगा, बाकी 3 कोडॉन में ओनली फर्स्ट 2 कोडॉन एंड एंटी कोडॉन के बीच में परफेक्ट पेयरिंग होगा एंड थर्ड वाले के बीच में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये है हमारा वोबल हाइपोथेसिस एंड ये हमारा डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट। तो डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है, डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है व्हेन मोर देन one codon code for the same amino acid, then this concept is called as what, degeneracy। and degeneracy concept के accordingly इसी के वजह से extra codon जो है ये कम अमाइनो एसिड को कोड कर पाते हैं। ऑलराइट, सो मेरे प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोडॉन आई होप आप सबको समझ में आया होगा, देयर इज नो कंफ्यूजन, ओके। चलो तो अभी कैरेक्टरिस्टिक के बाद अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास जाते हैं। ना व्हाट इज दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांसक्रिप्शन के फिनोमिनन के लिए, टाइप्स ऑफ द एमआरएनए। एक बार अगर आपको टाइप्स ऑफ एमआरएनए समझ में आ गया तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस मुझे एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये इमेज को केयरफुली ऑब्जर्व करो बच्चों, अगर आप इस इमेज को केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एग्जैक्टली ये सारे जो टाइप्स ऑफ आरएनए है इनका बेसिकली काम क्या है वो आप सबको समझ में आ जाएगा। ये सबका जो नाम है यू विल अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी इजीली, व्हाट इज द फंक्शन, ट्रांसक्रिप्शन में ये सबका काम क्या है, यू विल अंडरस्टैंड दैट बच्चा लोग। ओके तो बच्चों डायग्राम मैंने काफ़ी इजी आपके लिए यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे डिस्प्ले किया है सो दैट ये एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए इनका बेसिकली काम क्या है ये आप लोगों को अभी समझ में आएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर डीएनए के साथ साथ ये तीनों भी प्रेजेंट है। ये तीनों का बेसिकली काम क्या है, ये तीनों का काम है प्रोटीन के सिंथेसिस में हमारे बॉडी के अंदर मदद करना, बराबर। तो आरएनए के यहाँ पे 3 टाइप है बच्चों, कौन से 3 टाइप है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एम का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए, इसका काम क्या है, ये जो एमआरएनए है डीएनए से इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेगा। कह ले ठीक है आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए ना, कौन सा प्रोटीन चाहिए आपको, इंसुलिन वाला प्रोटीन चाहिए, मैं बनाता हूँ। तो डीएनए ने एमआरएनए को इंस्ट्रक्शन देगा, तो एमआरएनए क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन लिख के कहाँ पे आ जाएगा, राइबोसोम के पास आएगा, फैक्ट्री के पास आएगा। बट फैक्ट्री को कौन चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए। कौन अमाइनो एसिड को लेके आएगा, तो हमारे पास टीआरएनए प्रेजेंट है। टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये टीआरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाने का काम करेगा। तो टीआरएनए का बच्चों बेसिकली काम है अमाइनो एसिड को पकड़ के लाना, कहाँ तक पकड़ के लाना, फैक्ट्री तक पकड़ के लाना। तो ये टीआरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड को पकड़ के लाने का काम करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर। तो आई होप काफी इजी वे से मैंने आप लोगों को ये तीनों आरएनए का यहाँ पे मतलब समझा दिया है। तो अभी इस टॉपिक में हमें कौन से वाले आरएनए पे फोकस करना है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ बच्चों। हमारे पास आरआरएनए एंड टीआरएनए ये हमारे पास अवेलेबल है। एमआरएनए बनता कैसे है ये मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया है। नाउ आई विल टेल यू ओवर हियर रिगार्डिंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ द आरएनए, दैट इज द आरआरएनए। तो बच्चों आरआरएनए यहाँ पे जरा फोकस कर लेना। आरआरएनए जो है ये एक्चुअल में प्रोटीन बनाने का काम करेगा, बट इसको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। आरआरएनए जो है ना ये वेरी होगा बेस्ड अपॉन वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, ये आरआरएनए,
ठीक है। तो आरआरएनए में ना राइबोसोम प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा? राइबोसोम। तो आरआरएनए में जो भी राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, आरआरएनए मतलब क्या? राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए। तो आरआरएनए के पास राइबोसोम प्रेजेंट है। एंड ये जो राइबोसोम है बच्चों, दो टाइप के राइबोसोम है। कौन से दो टाइप के राइबोसोम है? देखिए यहाँ पे एक आएगा यहाँ पे एटीएस राइबोसोम, ठीक है। एंड दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे दैट इज नथिंग बट ओवर हियर 70S राइबोसोम। हमारे पास राइबोसोम के कितने टाइप है बच्चों? 80S एंड द 70S, ठीक है। ये 80S एंड 70S राइबोसोम जो है ना, दे आर अगेन मेड अप ऑफ राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट एंड द लार्ज सब यूनिट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये राइबोसोम का बिगर यूनिट है, तो लेट्स से दिस इज द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का ये लार्ज सब यूनिट है, तो लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, इसे हमने वापस से डिवाइड कर दिया। तो ये जो है बच्चों, ये वापस से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? 80 एंड 70। 80 एंड 70 को आप डिवाइड कैसे करोगे? नाउ लेट्स सी दैट ओवर हियर। 80 एंड 70 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 60 एंड 40 के यहाँ पे पार जाएगा। यहाँ पे 60 40 आप यहाँ पे कैसे देखोगे? नाउ लेट्स सी दैट ओवर हियर। ये वाला अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वापस दो पार्ट्स में यहाँ पे बटा हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ 2, 60 प्लस 40, ये दो पार्ट से बना हुआ है यहाँ पे 50 प्लस 30, ठीक है। 50 प्लस 30 एंड 60 प्लस 30। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के वे से बिल्कुल मत जाना। मैथमेटिकली अगर आप यहाँ पे 60 40 को ऐड करोगे तो वो 100 हो जाएगा, 50 30 को ऐड करोगे तो वो 80 हो जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों राइबोसोम के डेंसिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट में यहाँ पे कौन आएगा? लार्जर सब यूनिट में यहाँ पे आइदर आएगा 60S और यहाँ पे आ सकता है बच्चों यहाँ पे 50S, ये दोनों में से एक आएगा, ठीक है। वही अगर मैं यहाँ पे बात करूं राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट की, ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है। सो लेट्स से दैट ओवर हियर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर आप यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट की बात करोगे तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? देखिए यहाँ पे हियर इट विल बी आइदर इट विल बी 40S और इट विल बी 30S, ये दोनों में से एक आएगा। 40S या 30S, ये दोनों में से एक कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो 80 एंड 70 वाला ये जो क्राइटेरिया है ये अगेन कहाँ पे यूज होता है? तो वापस मैं यहाँ पे बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जो 80 वाला फंडा है बच्चों, ये एप्लीकेबल है ओनली इन द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट मतलब जिसका न्यूक्लियस इज वेल डेवलप। एंड ये वाला जो फंडा है बच्चों, दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। ये मैंने आप लोगों को डिफरेंस इसी के लिए समझा के दिया है बच्चों, बिकॉज अगर आपको एग्जाम में पूछा एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन इन द प्रोकैरियोट, तो आपका आएगा 50 एंड 30 वाला आंसर। एंड यूकैरियोट के लिए ट्रांसलेशन पूछा तो आपका ये आएगा 80 वाला आंसर। तो राइबोसोम बेसिकली इसका काम क्या है? तो राइबोसोम बेसिकली हमें हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, राइबोसोम जो है बेसिकली हेल्प करता है हमें इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोबेबली इसको क्या चाहिए बच्चों? इंफॉर्मेशन चाहिए। तो mRNA के बारे में मैंने आपको बता दिया, rRNA के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों रिगार्डिंग द tRNA, ठीक है। tRNA इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये जो tRNA है ये बोर्ड एग्जाम में आपको आके गया है। तो tRNA का कौन सा स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में आके गया है? तो tRNA का जो डायग्राम मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, दिस इज कॉल्ड एज क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA, ठीक है। क्लोवर लीफ ऑफ मॉडल ऑफ tRNA ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, बोर्ड एग्जाम में आके गया है काफी बार, वापस से पूछ सकते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है बच्चों? तो लेट्स सी दैट ओवर हियर। डायग्राम ड्रॉ करने का आसान तरीका है हमारे पास। तो कैसे ड्रॉ करेंगे tRNA का डायग्राम? चलो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो क्लोवर लीफ ऑफ tRNA जो है ना, इसका एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है, या आप लोगों को पूछेंगे कि डायग्राम ड्रॉ करो करके, तो बोथ यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ
हाउ टू एग्जैक्टली गो विद द डायग्राम वाला पार्ट। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने से पहले डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है ये भी देख लो। सो आप लोगों को आसानी यहाँ पे हो जाएगी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। पहले तो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, जो कि थोड़ा लॉन्ग लाइन जाएगा। सेकेंड वाला जो लाइन आप ड्रॉ करोगे थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करना बच्चों, ज़्यादा बड़ा ना ड्रॉ करना। ठीक है, पहला वाला लाइन ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करोगे, छोटा वाला जो रहेगा यहाँ पे उसका जो लेंथ है, लेंथ वाइज आप उसे थोड़ा कम कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा स्पेस रखोगे, सेकेंड लाइन ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करोगे। आई होप जो भी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के स्टेप्स बता रही हूँ, ये डायग्राम के स्टेप्स जो है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं ध्यान से देखना। ठीक है, सेम फंडा आप नीचे भी यहाँ पे अप्लाई कर दोगे बच्चों। ऑलराइट, ये थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे डायग्राम। ये बोर्ड ज्यादा सेंसिटिव है, फटाक से लाइन मार देता है। ओके चलो, ये ऐसे लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ऐसे प्लस साइन में लाइन ड्रॉ करके लेंगे। फिर मुझे क्या करना है बच्चों, आप भी ये डायग्राम पैटर्न फॉलो कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर देना बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एकदम इजी है, यहां से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसे यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। तो एग्जाम में अगर डायग्राम आया तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि हाउ टू गो विद द डायग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर बच्चों अगर आप देखोगे हमारा आरएनए यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड है, बट सिंगल स्टैंड होने के बावजूद ये जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऐसे एक साथ आते हैं ना, तो समटाइम वो कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे स्टैंड बना भी लेता है। ठीक है, अगर बाई चांस फोल्ड होने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर अगर उसको दिखाई दे रहा है तो पार्टनरशिप क्या करेगा, इजीली कर लेगा। ठीक है, तो ये जो बीच में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ना, दो इट इज सिंगल स्टैंडर्ड, वो फोल्ड होने की वजह से ना उसने बीच में यहाँ पे पार्टनर्स यहाँ पे बना लिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारा क्लोवर लीफ है। अच्छा, क्लोवर लीफ मतलब क्या, एक प्लांट का लीफ है जो कि समवॉट ऐसे ही शेप का दिखता है, जिसको चार ऐसे लीव्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये क्लोवर लीफ का यहाँ पे मॉडल लीफ जैसा दिख रहा है, इसके नाम दिया है। लेबलिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो लेबलिंग कैसे करेंगे देखिए, ये वाला जो आर्म है टीआरएनए का, इसे हम लोग नाम देंगे DHU लूप। ठीक है, टीआरएनए का ये वाला जो आर्म है इसे हम नाम देंगे बच्चों T-Psi-C लूप। ऑलराइट, ये वाला जो आर्म है नीचे वाला, इसे हम लोग नाम देंगे एंटी कोडॉन लूप। ये जो एंटी कोडॉन है ये कोडॉन के अपोजिट में रहेगा। कोडॉन का जो भी सीक्वेंस है उसके अपोजिट सीक्वेंस रहेगा आपका एंटी कोडॉन का सीक्वेंस। ठीक है, तो एंटी कोडॉन का सीक्वेंस नीचे की तरफ रहेगा उल्टा। अभी आगे देखिए, यहाँ पे टीआरएनए का जो लॉन्ग वाला आर्म है ये रहेगा 3 प्राइम एंड, छोटा वाला जो है वो रहेगा 5 प्राइम एंड। प्लीज बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, लॉन्ग वाले को यहाँ पे 5 लिख देते हैं, शॉर्ट वाले को 3 लिख देते हैं, तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल ना करना। उसके बाद यहाँ देख लेना बच्चों, देन आगे देखिए, यहाँ पे ये जो एंडिंग वाला पार्ट है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। कौन से वाले न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, CCA। रीड कैसे करोगे, CCA, आप ऐसे रीड करोगे इसे। ठीक है, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, 5 के यहाँ पे G प्रेजेंट है। G मतलब क्या, गुआनोसाइन। C मतलब क्या, साइटोसाइन। A मतलब क्या, एडेनाइन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है 3 के, यहाँ पे CCA एंड है एंड यहाँ पे 5 एंड है। तो ये CCA एंड जो है ना, CCA एंड को व्हाट डू वी एग्जैक्टली कॉल, ये वाला जो एंड है दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर एंड। ये किसको एक्सेप्ट करेगा, अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये वाला जो एंड है ये लोकेशन पे अगर आप यहाँ पे देखोगे इट विल कैरी द अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे अमाइनो एसिड आके चिपक जाएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो ये जो मेरा पार्ट है दिस वन इज द अमाइनो एसिड।
ठीक है, तो ये एक्सेप्टर एंड मतलब बेसिकली क्या करेगा बच्चों, एक्सेप्टर एंड इट कैरीज अमाइनो एसिड। ये किसको कैरी करेगा बच्चों, अमाइनो एसिड को कैरी करने का काम करेगा। तो एकदम सिंपल है टीआरएनए का क्लोवरलीफ मॉडल ऑफ द टीआरएनए। तो आई होप बच्चों अगर आप लोगों को एग्जाम में आया तो आप इसे एकदम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। एंड यहाँ पे छोटा सा एक उन लोग लूप बताते हैं इस तरफ, इसे नाम दो यहाँ पे वेरिएबल आर्म। इसका कोई एज सच रोल नहीं है, पर ठीक है दिया है तो हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्लोवरलीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से लर्न करके जाना। एंड आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम के जस्ट नीचे क्लोवरलीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो एकदम करके जाना। तो 2 या 3 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए विद सुटेबल डायग्राम। ठीक है, नाउ तो बच्चों अभी हम लोग एक्चुअली जाएंगे हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के तरफ। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसा है, ठीक है, एंड उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो ऑल दैट स्टेप हम क्या करेंगे इन डिटेल 1 by 1 अभी लर्न करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है, ओके तो चलो बच्चों ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे इन डिटेल लर्न करेंगे। एकदम इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को। यहाँ पे व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। लिख दो यहाँ पे, तो कैसे लिखोगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोसेस ऑफ synthesis of mRNA from DNA in the nucleus of the cell। इसे आप क्या बोलोगे बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। ऑलराइट, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे है तो वो हम लोग यहाँ पे 1 by 1 देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देख लेना, ये मैंने मान लो सेल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, सेल के अंदर लेट्स अज्यूम कि ये मेरा यहाँ पे क्या है बच्चों, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर यू ऑल आर वेल अवेयर हमारा यहाँ पे मास्टरमाइंड बैठा हुआ है। कौन है हमारा यहाँ पे मास्टरमाइंड बच्चों, डीएनए। वो इज अ मास्टरमाइंड बच्चा लोग यहाँ पे डीएनए। ठीक है, अब ये डीएनए क्या करेगा, इंफॉर्मेशन पास करेगा। किसको पास करेगा, आरएनए को पास करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे आरएनए बन रहा है यहाँ पे, जो कि 5' to 3' है। बट डीएनए से डायरेक्ट आरएनए नहीं बनेगा। डीएनए से आरएनए जब बनेगा वो इमेच्योर फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बच्चों बनेगा एचएनआरएनए। सबसे पहले क्या बनेगा, एचएनआरएनए, जो कि इमेच्योर आरएनए है। ठीक है, डीएनए से एचएनआरएनए यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम रहेगा इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस के लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नाम का ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा, डीएनए से एमआरएनए को प्रिपेयर करने में हमें मदद करेगा। इज दैट क्लियर। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप बात करोगे प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक ही टाइप का है, उसमें ज्यादा कोई टाइप्स नहीं है, एकदम सिंपल है उसमें। बट अगर आप बात करोगे यूकैरियोट्स में, इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज के बच्चों यहाँ पे 3 टाइप्स है। यहाँ पे कितने टाइप है, 3 टाइप। ये आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप किसमें प्रेजेंट है,
इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स कौन से हैं, लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। तो आरएनए पॉलीमरेज के यहाँ पे 3 टाइप है एंड ऑल दीज 3 टाइप्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। सो कौन से 3 टाइप है बच्चों, लेट्स सी दैट ओवर हियर एंड इनका बेसिकली काम क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आई कैन से दैट आरएनए पॉलीमरेज 1, सी आरएनए पॉल 1 लिखती हूं मैं, पूरा नहीं लिख रही हूं। देन आई कैन से दैट आरएनए पॉलीमरेज 2, देन आई कैन से दैट आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, ये जो भी बच्चों मैं आपको बता रही हूँ ये एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग सीईटी नीट एग्जाम ये सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ये 3 टाइप जो है ये बस किस में अवेलेबल है, यूकैरियोट्स में अवेलेबल है, ये प्रोकैरियोट में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज 1 कब आएगा, मान लो हमारे बॉडी में सेल को रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आरआरएनए की, तो अगर डीएनए से मुझे अगर आरआरएनए चाहिए तो आरएनए पॉलीमरेज 1 पिक्चर में आएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, आरआरएनए को प्रिपेयर करने में हमें मदद करेगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है इससे मुझे क्या मिलेगा, आरआरएनए मिलेगा। करेक्ट। आरएनए पॉलीमरेज 2 कब पिक्चर में आएगा, यहाँ पे एचएनआरएनए बना, एचएनआरएनए बाद में मैच्योर होने के बाद एमआरएनए बनेगा। तो डीएनए से एचएनआरएनए बनाने के लिए यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ आएगा आरएनए पॉलीमरेज 2। तो अगर मुझे एमआरएनए चाहिए तो एमआरएनए बनाने के लिए यहाँ मुझे कौन मदद करेगा, यहाँ मुझे मदद करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 3 कब पिक्चर में आएगा, अगर मुझे टीआरएनए की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे टीआरएनए की रिक्वायरमेंट है तो पिक्चर में बच्चों यहाँ पे आएगा आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना है बच्चों, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन वापस एक बार मैं बता रही हूँ, ये जो तीनों टाइप जो है ये बस यूकैरियोट में प्रेजेंट है, ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं है। प्रोकैरियोट एकदम सिंपल है, तो उसमें एक ही एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, डायरेक्ट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे मेंशन करती हूँ वापस ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स डायरेक्ट कौन प्रेजेंट रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज, नो सब टाइप, देयर आर नो सब टाइप इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट। ठीक है, इसमें कोई सब टाइप नहीं है एंड यूकैरियोट्स में इतने सारे सब टाइप अवेलेबल है। ठीक है बच्चा लोग, ऑल राइट। चलो आगे देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अभी चले जाते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास। ट्रांसक्रिप्शन में अगर आप यहाँ पे बात करोगे डीएनए की, तो डीएनए जो है जब आरएनए बनाएगा तो क्या करेगा बच्चों, अनकॉइल होगा। डीएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा, सिंगल स्ट्रैंड में जब वो कन्वर्ट होगा तब जाके डबल स्ट्रैंड का डीएनए मुझे यहाँ पे मिलेगा, मुझे आरएनए मिलेगा। ऑल राइट, तो ये मैंने यहाँ पे डीएनए ड्रॉ कर लिया बच्चों, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे डीएनए हमारा यहाँ पे बाइंडेड है, बराबर, डीएनए यहाँ पे प्रॉपरली क्या है, डबल स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। बट डीएनए से जब एचएनआरएनए बनेगा तब वो सिंगल स्ट्रैंड में उसे पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया बीच वाले पार्ट में, बराबर। अब जाके अगर आप यहाँ पे देखोगे आगे जाके क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक आरएनए मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे आरएनए मिल गया यहाँ पे। बट ये अकेला आया क्या, नहीं, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है, अगर वो एंजाइम रहेगा तो ये प्रोसेस हो रहा है ना। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एंजाइम है ये एंजाइम हुआ तो ही आरएनए बन रहा है, अदरवाइज नहीं बन रहा है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम बच्चा लोग, तो चलो इसका नामकरण कर देते हैं। तो ये जो एंजाइम यहाँ पे आया है इसका नाम क्या है बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2, ये एंजाइम यहाँ पे आ गया।
आई गॉट हियर व्हाट बच्चा लोग हियर, ये जो भी मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर मिला है, ये जो भी स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिला है बच्चों, दिस वन इज HNRNA। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चा लोग? HNRNA। अच्छा HN में कब से बोल रही हूँ, उसका फुल फॉर्म ही नहीं बताया ना मैंने आपको। तो HN का मतलब क्या है बच्चों? हेटेरो न्यूक्लियर RNA। HN का फुल फॉर्म क्या है? हेटेरो न्यूक्लियर RNA। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे केयरफुली देख लेना बच्चों, ये HNRNA अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये बीच बीच में यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्टरनेट यहाँ पे कुछ तो पैटर्न प्रेजेंट है। अल्टरनेट यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे पैटर्न प्रेजेंट है। यहाँ पे मुझे mRNA मिल गया, तो ये मुझे अगर mRNA मिल गया है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन रहेगा। तो mRNA का यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगा? जो mRNA मेरा HNRNA बना 5 to 3 ये मेरा mRNA बन गया। तो ये जो मैंने यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ किया है, अल्टरनेट पैटर्न, अगर आप यहाँ पे देखोगे HNRNA में, तो व्हाट इज दैट अल्टरनेट पैटर्न? ये ब्लू वाला पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसे हम बोलेंगे बच्चा लोग एक्सॉन। इसे आप क्या बोलोगे बच्चा लोग? एक्सॉन, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक पैटर्न बच्चा लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो पैटर्न यहाँ पे प्रेजेंट है, इसे हम बोलेंगे इंट्रॉन। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इसे इंट्रॉन। अब एक्सॉन एंड इंट्रॉन, ये अल्टरनेट जीन प्रेजेंट है हमारे HNRNA के ऊपर, जो कि DNA से बन गया। बट हमें ये दोनों की एक साथ रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। जिसका काम है वही आगे बढ़ेगा, जिसका काम नहीं है उसे हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूजफुल कौन है? एक्सॉन है। यूजलेस कौन है? इंट्रॉन है। तो अगर आप यहाँ पे बच्चों देखोगे तो लेट मी टेल यू दैट ओवर हियर, ये जो हमारा एक्सॉन है, ठीक है, दिस एक्सॉन, दिस वन इज कोडिंग, ओके, कोडिंग रीजन ऑफ HNRNA। कोडिंग रीजन ऑफ HNRNA। कोडिंग रीजन मतलब क्या? इट विल कोड फॉर द अमाइनो एसिड। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट आई कैन से, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट कोड्स फॉर प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन को कोड लैंग्वेज करने का इसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, बराबर। इंट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ पे इंट्रॉन का यहाँ मतलब होता है नॉन कोडिंग रीजन ऑफ HNRNA, बराबर। नॉन कोडिंग मतलब क्या? ये यूजलेस है, बराबर। मतलब ये नॉन कोडिंग मतलब क्या बच्चों? ये यूजलेस है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये कोई भी प्रोटीन को बिल्कुल भी कोड नहीं करेगा। ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पे HNRNA मिला, तो HNRNA जो भी मुझे मिला वो अल्टरनेट एक्सॉन एंड इंट्रॉन के फॉर्म में मिला। तो मुझे किसको निकालना है? इंट्रॉन को निकालना है। क्यों निकालना है? बिकॉज वो यूजलेस है, कोई भी प्रोटीन को बिल्कुल भी कोड नहीं करेगा। ऑल राइट, तो बच्चों हमारे बॉडी के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है तब डायरेक्ट mRNA नहीं बनेगा, पहले ये HNRNA बनेगा। ये जो HNRNA है इट इज नथिंग बट आई कैन से दैट ये जो HNRNA हमारा है यहाँ पे, दिस HNRNA, दिस वन इज इनएक्टिव, ओके, इनएक्टिव एंड इमेच्योर फॉर्म ऑफ RNA, inactive and immature form of mRNA। तो अगर ये HNRNA इमेच्योर है तो मुझे उसको मेच्योर करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको मेच्योर करना पड़ेगा तो उसको कोई प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो कौन से 3 प्रोसेस है जिसके वजह से हमारा HNRNA जो है वो mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा? तो चलो बच्चों देखते हैं। यहाँ पे एकदम सिंपल सा 3 ही स्टेप हमारे पास अवेलेबल है जिससे हमारा जो HNRNA है वो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा HNRNA जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे अपना मेच्योर mRNA के बीच में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? तो अगेन बच्चा लोग एज यू कैन सी दैट ओवर हियर, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? यहाँ पे HNRNA को मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे HNRNA। अब HNRNA में क्या प्रेजेंट है ये आप सबको पता है। HNRNA में यहाँ पे अल्टरनेटली क्या प्रेजेंट है? एक्सॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंड अल्टरनेटिवली यहाँ पे बच्चा लोग क्या प्रेजेंट है? इंट्रॉन प्रेजेंट है। ऑल राइट,
तो मुझे अगर इसको मैच्योर फॉर्म में बनाना है तो 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। कौन सा 3 स्टेप है? एकदम इजी है, एकदम मतलब बोलते हैं ना, आप लोग एकदम इसे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ द फर्स्ट स्टेप जो कि यहाँ पे हो रहा है बच्चों, द फर्स्ट स्टेप जो इसमें यहाँ पे होगा, दैट फर्स्ट स्टेप इट इज कॉल्ड एज बच्चा लोग स्प्लाइसिंग। ट्रांसक्रिप्शन का जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, दैट सबसे पहला स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा लोग? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है? स्प्लाइसिंग मतलब क्या? कट करना, चॉप करना। इसमें अल्टरनेट इंट्रॉन प्रेजेंट है, एक्सॉन प्रेजेंट है। मुझे किसको निकालना है? इंट्रॉन को निकालना है। किसको मुझे रखना है? एक्सॉन को रखना है। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे? इंट्रॉन को निकाल के फेंक देंगे, तो बचेगा कौन पीछे? सिर्फ एक्सॉन रहेगा। तो मैं स्प्लाइसिंग को डिफाइन कैसे करूंगी? व्हाट विल आई डिफाइन हियर बच्चा लोग? सो आई कैन से दैट हियर स्प्लाइसिंग में हाउ वी विल डिफाइन हियर, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूं। आई कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ removal of introns from hnRNA. The process of removal of introns from hnRNA is called as what? Splicing. तो चलो हमने उसको निकाल के फेंक दिया। किसको निकाल के फेंक दिया? इंट्रॉन को निकाल के फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? बिकॉज वो काफी यूजलेस था, है ना। तो मुझे यहाँ पे जो hnRNA बच्चा लोग मिला है, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन क्या रहेगा बच्चा लोग इसका? यू ऑल आर वेल अवेयर। हमारा यहाँ पे 5 प्राइम जाएगा, यहाँ 3 प्राइम जाएगा, यहाँ पे मेरा 5 प्राइम आया, यहाँ पे 3 प्राइम आया, तो मुझे ये आरएनए मिल गया। प्रोसेस खत्म हुआ क्या? नहीं, अब तक खत्म नहीं हुआ। अब क्या करना है आगे? ये जो मेरा 5 प्राइम वाला एंड है, यहाँ पे मुझे किसी ना किसी को ऐड करना है। मतलब ये मेरा जो आरएनए यहाँ पे बन रहा है, ये मैच्योर्ड वाला है ना, तो एचएनआरएनए को आप रीड कैसे करोगे? एचएनआरएनए को रीड करने का डायरेक्शन कैसा होगा? 5 to 3, बराबर। तो 5 प्राइम पे हम एक मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। कौन से मॉलिक्यूल को बच्चा लोग हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे? यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे Mg+P। किसको ऐड करेंगे? Mg+P। Mg+P क्या है? इसका फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चा लोग, सो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। M फॉर मिथाइल, G फॉर यहाँ पे आएगा बच्चा लोग, दैट इज नथिंग बट व्हाट? गुआनोसाइन, ठीक है। 3 बार P है, 3 बार P है मतलब क्या आएगा बच्चा? यहाँ पे आएगा ट्राइफॉस्फेट। 3 बार P है तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट। Mg+P कहाँ ऐड किया मैंने? M5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड ऑफ व्हाट? HNRNA, ठीक है। तो HNRNA के 5 प्राइम एंड पे मैंने एक मॉलिक्यूल को ऐड किया, एंड उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो मेरा बच्चों स्टेप बन गया, ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया, एंड इस सेकेंड स्टेप का नाम है मेरे प्यारे बच्चों कैपिंग। इस सेकेंड स्टेप का नाम क्या है बच्चों? कैपिंग। अगर मुझे कैपिंग को डिफाइन करना है, हाउ विल आई डिफाइन द कैपिंग? कैपिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कैपिंग को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी ऐसे, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट at 5 prime end of HNRNA is called as capping. कैपिंग का मतलब समझा बच्चों? डेफिनेशन इज वेरी इजी। The process of addition of methyl guanosine triphosphate at 5 prime of HNRNA, it is called as what बच्चा लोग? कैपिंग। बिकॉज वो स्टार्टिंग का पार्ट है, कैप वाला पार्ट है, तो हमने उसे नाम क्या दिया? कैपिंग। लास्ट 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड पे हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे बच्चों? यहाँ हम लोग ऐड करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल को, काफी सारे एडिनाइल ग्रुप को ऐड करेंगे। मतलब 3 प्राइम एंड पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे एडिनाइलेट ग्रुप को। किसको ऐड करेंगे बच्चा लोग?
एडिनाइलेट ग्रुप को, मतलब काफी सारे ए ऐसे मैं इसको यहाँ पे ऐड करते जाऊंगी। आई विल ऐड हियर मेनी थिंग ओवर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे मेनी ए वाले ग्रुप को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे काफी सारे ए ग्रुप को ऐड करेंगे। तो ए ग्रुप को ऐड करेंगे तो उसे आप क्या बोलोगे, एडिनाइलेट ग्रुप। एडिनाइलेट ग्रुप आपने कहाँ ऐड किया, 3 प्राइम पे ऐड किया। तो 3 प्राइम पे ऐड किया तो बच्चों ये मेरा यहाँ पे थर्ड स्टेप बन गया। तो ये मेरा जो थर्ड स्टेप है, इस थर्ड स्टेप को मैं क्या बोलूंगी, टेलिंग। क्या बोलूंगी बच्चों, टेलिंग। मतलब HNRN का वो लास्ट वाला पार्ट है, तो उससे आपने क्या बोला, टेलिंग बोला आप लोगों को, ठीक है। सो टेलिंग को मुझे डिफाइन करना है, तो हाउ विल आई डिफाइन दिस टेलिंग ओवर हियर। सो कैन आई से दैट टेलिंग इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ addition of adenylate group at 3 prime end of HNRNA is called as telling. So मेरे प्यारे बच्चों, am I clear with the explanation of the transcription? ऑलराइट, तो हमारा जो HNRNA है, ये हमारा HNRNA 3 स्टेप से गुजरा। कौन से 3 स्टेप से, पहला वाला स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये 3 स्टेप होने के बाद जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो ये मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम बोलेंगे mRNA। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे mRNA। तो इतने सारे स्टेप से आरएनए को गुजरना पड़ता है टू बिकम मैच्योर्ड वन। तो वंस द mRNA इज मैच्योर्ड, वो न्यूक्लियस छोड़ेगा एंड साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। बात आ रही है समझ में बच्चों? ऑलराइट, सो mRNA को कैसे डिफाइन करेंगे, द HNRNA which undergoes splicing, capping and telling, it is called as what, mRNA। तो यही बच्चों हमारा खत्म होता है ट्रांसक्रिप्शन का सफर। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, HSC बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता है और आके गया है, ठीक है। तो आप लोगों को व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसक्रिप्शन, उसके जो 3 स्टेप्स है ये आप लोगों को याद रखना है। डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, ये सारे स्टेप को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप लोगों को फुल मार्क्स उस क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ इसके जस्ट पहले हम लोगों ने जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस किया था। जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका क्वेश्चन अच्छे से लर्न करना। स्टार्ट कोड क्या है, AUG। स्टॉप कोड कौन है, UAA, UAG, UGA। तो ये 4 कोड आपको बस याद रखना है, बाकी 64 कोडॉन याद रखने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। 4 का सीक्वेंस बस याद रखो, उतना एग्जाम के लिए काफी है। तो आई होप बच्चों आज का जो सेशन है आप लोगों को जेनेटिक कोड का या ट्रांसक्रिप्शन का आप सबको अच्छे से समझ में आज आ गया होगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को टॉपिक समझा कि नहीं समझा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में जहां हम लोग कंप्लीट करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर।